तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सिन के बाद हमारे फाइटो हार्मोन्स जिब्रेलिन्स की या जिब्रेलिक एसिड की, फिर उसके बाद साइटोकाइनिन। तो इन दोनों फाइटो हार्मोन की हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं जिब्रेलिक एसिड से या जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी कैसे हुई है? जिब्रेलिन्स की जो डिस्कवरी है वो जापान से एसोसिएटेड है। जापान में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप प्लांट है राइस। जापान, चाइना, इंडिया, इन सब में राइस बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट होता है। उसी में जापान में भी इसी तरह से राइस एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप प्लांट है। जापान के फार्मर्स जो राइस उगाते हैं वो एक पर्टिकुलर बीमारी ऑब्जर्व करते थे। वो उनके कुछ पर्टिकुलर राइस सीडलिंग में दिखाई पड़ती है। जो मान लो अगर राइस की प्लांटेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एक धान स्टेज होती है ना, धान स्टेज या सीडलिंग स्टेज, उस धान स्टेज में या सीडलिंग स्टेज में, ये जो सीडलिंग स्टेज है उसमें देखने को मिलता था कि कुछ सीड बहुत अनयूजुअल तरीके से लंबे हो जा रहे थे। अगर उनको एक डिजीज़ होती थी तो वो क्या होते थे, बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाते थे, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते थे। लंबे होने के साथ में वो स्टेराइल होते थे, मतलब वो सीड प्रोड्यूस या राइस का प्रोडक्शन नहीं करते थे। और जैसे ही थोड़ी बहुत हवा चलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे थे तो टूट के गिर जाते थे, ये ख़राब होके के टूट जाते थे। ये ज़्यादा ही लेंथ होने से जैसे ही हवा चलेगी टूट के गिर जाएंगे, सपोर्ट नहीं रहेगा। तो इस तरह की सीडलिंग को क्या बुलाया जाता था? जापान के फार्मर्स क्या बुलाते थे? फुलिश सीडलिंग। कि अपनी लेंथ बढ़ा लेता है, स्टेराइल हो जाता है, कुछ बनाता भी नहीं है और खुद ही हवा में टूट करके गिर भी जाता है, तो उसको बोलते हैं फुलिश सीडलिंग। और ये जो डिजीज था, इसी वजह से इसका नाम फेमस हो गया, फुलिश सीडलिंग डिजीज। वैसे टेक्निकली जो डिजीज है इसका एक स्पेसिफिक नाम भी है जिसका नाम है बैकएंड डिजीज। ये ऑफिशियल नाम है, फुलिश सीडलिंग डिजीज उसको फार्मर्स बुलाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी राइस की प्रोडक्शन या फिर क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली हार्म करता है। जापान के अंदर ये बहुत समय से ये डिजीज़ चलती आ रही थी। ठीक है, तो ये डिजीज़ है हमारी बैकएंड डिजीज़ या फिर फुलिश सीडलिंग डिजीज़। अब इसी डिजीज़ के ऊपर में एक साइंटिस्ट काम कर रहे थे, ई क्यूरोसावा। ई क्यूरोसावा इसी डिजीज़ के ऊपर में काम कर रहे थे कि ये किस तरह से होती है, इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि राइस का प्रोडक्शन जापान में इसकी वजह से कम हो रहा था। तो 1926 में इन्होंने क्या किया, जो फुलिश सीडलिंग था, जो बीमारी से पीड़ित था, उसका एक फिल्ट्रेट बना लिया। उसको क्रश करके एक सॉल्यूशन या फिर उसकी सैप का एक फिल्ट्रेट बना लिया। अगर इस सीडलिंग में कोई पैथोजन होगा मान लो, तो वो इस फिल्ट्रेट में भी आएगा, है ना, और इस फिल्ट्रेट से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने फिल्ट्रेट बनाया। अब पहले इन्होंने क्या किया, इस फिल्ट्रेट को नॉर्मल सीडलिंग पे डाला कि इस फिल्ट्रेट में कोई पैथोजन है भी या नहीं है। भाई होगा तो नॉर्मल जो सीडलिंग्स हैं ये भी डिजीज़ कॉजिंग हो जाएंगी, इसमें भी डिजीज़ हो जाएगी। तो जो फिल्ट्रेट है इसको इंजेक्ट कर दिया नॉर्मल सीडलिंग्स में। ये जो नॉर्मल सीडलिंग्स थे जिनमें डिजीज़ अभी नहीं है, फिर कुछ दिन बाद देखा गया कि ये भी फुलिश सीडलिंग बन गए, ये भी लंबे लंबे हो गए, फुलिश सीडलिंग बन गए। मतलब कि सिंपल सा है कि इस फिल्ट्रेट में कुछ ऐसा है, यानी कि कोई पैथोजन है या उसका कोई केमिकल है जिसकी वजह से डिजीज़ फैल रही है। फिर यहीं से उन्होंने इसको आइसोलेट भी किया इसी फिल्ट्रेट से, और इसको नाम, यहाँ से एक पैथोजन पता लगा कि इसके अंदर में जो ये डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन है वो एक फंजाई है, एक फंगस है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। एक फंगस है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और इस फंगस के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से ये फुलिश सीडलिंग बना पाता है या फिर ये डिजीज़ कॉज कर पाता है। जो एक्टिव सब्सटेंस या फिर अगर हम बात करें जो केमिकल सब्सटेंस इसके अंदर में से आइसोलेट किया गया, उसी का नाम दिया गया जिब्रेलिन्स। तो इसी के नाम पर, फंगस के नाम पर इस केमिकल को क्या नाम मिल गया, जिब्रेलिन्स।
बाद में जब और स्टडी की गई जिब्रेलिन्स पे तो पाया गया कि जिब्रेलिन कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का, इसका केमिकल नेचर एसिडिक नेचर का होता है। क्योंकि एसिडिक नेचर का है तो इसको दूसरा नाम मिल गया जिब्रेलिक एसिड। तो इसी को जिब्रेलिन्स को हम कई बार जिब्रेलिक एसिड भी बुलाते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन को भी यही तो बुलाया था ना, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड जो नेचुरल ऑक्सीजन थे। उसी तरह से नेचुरल जिब्रेलिन्स भी एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये पहला आइसोलेशन केस है, पहला हिस्ट्री है कि कैसे उसको डिस्कवर किया गया था, आइसोलेट किया गया। कहाँ से आइसोलेट किया गया? फंजाई से। अब ये तो हमने फंजाई से आइसोलेट किया है। क्या प्लांट में भी जिब्रेलिन्स बनता है? तभी तो हम उसको फाइटो हार्मोन बोल रहे हैं भाई। अगर सिर्फ फंजाई में बनेगा तो उसको फाइटो हार्मोन थोड़ी बोलेंगे। इसका मतलब है बाद में सर्च करने पे हमें जो जिब्रेलिक एसिड है वो प्लांट के अंदर नेचुरली भी मिला। ठीक है, तो जब और सर्च किया गया तो प्लांट्स के अंदर नेचुरली भी जिब्रेलिन्स एग्जिस्ट करता है। फंजाई के अंदर में तो ये एक केमिकल है जो उसके डिजीज कॉज कर रहा है। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में जिब्रेलिन प्रेजेंट है, इसकी वजह से प्लांट में डिजीज कॉज कर रहा है। बट प्लांट्स में उसकी कंसंट्रेशन लिमिटेड होती है, वो नॉर्मल ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जिब्रेलिन्स का केमिकल नेचर कैसा होता है? ये कौन से मॉलिक्यूल से डराइव होता है? कौन इसका प्रिकर्सर होता है? तो अगर इसके केमिकल नेचर की बात करें तो जिब्रेलिन जो है वो टर्पीन डेरिवेटिव कंपाउंड होता है। टर्पीन डेरिवेटिव होता है मतलब टर्पीन एक कार्बन की चेन होती है जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तुम हायर क्लासेस में जाकर के टर्पीन्स के बारे में और अच्छे से पढ़ोगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेकेंड टर्पीन्स। बट अभी इतना याद रख सकते हैं कि कार्बन की चेन होती है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं टर्पीन्स। उसी का मॉडिफिकेशन या उसी के कन्वर्जन से जिब्रेलिक एसिड डेवलप होता है। आज के टाइम पर हमारे पास बहुत सारे जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट हैं। कुछ तो प्लांट्स के अंदर नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और बहुत सारे फंजाई से हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं जो प्लांट्स में नहीं मिलते, फंजाई में मिलते हैं। तो प्लांट्स और फंजाई से हमने मिला करके बहुत सारे जिब्रेलिक एसिड आइसोलेट कर रखे हैं। जो जिब्रेलिक एसिड को आइसोलेट करते हैं तो इनको हम एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, एक पर्टिकुलर नेम डेसिग्नेट करते हैं, जिसमें जनरली कैसे नेम दिया जाता है? GA1, GA2, GA3, GA4 डैश GA100 से भी ज़्यादा है आज हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास आज के टाइम पे 100 से भी ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट है। इन हर एक जिब्रेलिक एसिड का जो फंक्शनल पोटेंशियल है वो अलग अलग होता है। मतलब कितने एफिशिएंटली ये लेंथ को इंक्रीज कर पाएगा, ग्रोथ करवा पाएगा, वो अलग होता है। इसमें से जो ज़्यादा पढ़ा गया है, जो ज़्यादा अभी तक हमने जो जिस पे ज़्यादा स्टडी किया और जिसका पोटेंशियल ठीक ठाक होता है, अच्छा खासा होता है, वो होता है जिब्रेलिक एसिड 3। ये नेचुरली प्लांट्स में पाया जाता है और इसका पोटेंशियल भी अच्छा होता है, फंक्शनिंग अच्छी होती है, और इस पे ही ज़्यादातर स्टडी जिब्रेलिन्स की गई है। तो जब भी हम आगे जिब्रेलिन्स की बात करेंगे तो इसका मान के चलना है कि हम GA3 की बात कर रहे हैं। तो ये उसके केमिकल नेचर की, किस तरह का केमिकल नेचर उसका होता है, क्या फंक्शनल रोल प्ले करता है किसी प्लांट्स के अंदर में, इसका फंक्शन क्या है प्लांट्स बॉडी में, वो हमें थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा। जैसा हमने बेकेन डिजीज़ में देखा है, वो क्या करवा रहा है? बेकेन डिजीज़ में प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करवा रहा है। तो मेजर फंक्शन जिब्रेलिन्स का यही होता है, जो प्लांट का या फिर किसी प्लांट पार्ट का शूट में, मतलब ऊपर वाला पे एरियल पार्ट, जो रूट को छोड़ दिया जाए तो प्लांट या प्लांट की किसी पार्ट का शूट में कोई भी पार्ट होगा, उसको एक्सिस के अलोंग इलोंगेट करना। किसी भी प्लांट पार्ट को उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग बढ़ाना या इलोंगेट करना, ये काम होता है जिब्रेलिन्स का। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ऑर्गन है इस तरह का, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या कहलाएगा? ये वाला। और इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग ये इस तरह से इंक्रीज कर देगा, मतलब इसकी लेंथ को बढ़ा देगा। तो किसी भी प्लांट या प्लांट पार्ट के एक्सिस के अलोंग इलोंगेशन कौन करवाता है? जिब्रेलिन्स। जैसे कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा? सबसे पहला तो हमने जहाँ पर देख ही लिया है अभी, इंटरनोड इलोंगेशन।
या स्टेम इलोंगेशन, स्टेम को लंबा करना या फिर इंटर नोड को लंबा करना। मान लो यहाँ पे एक प्लांट है जिसके अंदर ये इंटर नोड्स हैं और बीच बीच में इंटर नोड्स लगी हुई हैं, तो इसको ये बहुत ज़्यादा लेवल पर इंक्रीज कर देगा। ये तो इंटर नोड्स जो छोटी छोटी थी अभी तक, जिसकी वजह से स्टेम पूरी छोटी थी, वो पूरी इलोंगेट हो गई और प्लांट का जो स्टेम है, हाइट है, इंटर नोड है, वो बढ़ गया, हाइट उसकी इंक्रीज हो गई। तो प्लांट की स्टेम लेंथ बढ़ाने में, प्लांट की जो शूट लेंथ है, इंटर नोड लेंथ है, उसको बढ़ाने में इसका रोल होता है। तो अगर कोई प्लांट छोटा है, जेनेटिकली भी छोटा है, मान लो उसके जीन्स छोटे वाले जीन्स हैं, उसके पास में अच्छे जीन्स नहीं है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, तो भी हम उसको जिब्रेलिन्स डाल करके बढ़ा सकते हैं, उसका लेंथ बढ़ाया जा सकता है। इवन इफ इट इज़ जेनेटिकली शॉर्ट या जेनेटिकली ड्वार्फ है, तब भी उसको बढ़ाया जा सकता है। क्या फ़ायदा होगा प्लांट की लेंथ बढ़ाने का या प्लांट का स्टेम लेंथ इंक्रीज करने से? क्या क्या फ़ायदा हमें हो सकता है भाई? प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने से, अगर इंटर नोड लंबी करने से, स्टेम लंबी करने से बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है एग्रीकल्चर में। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा मिलता है वो है शुगर केन प्लांटर्स को, जो शुगर केन फार्मर्स होते हैं उनको मदद मिलती है। शुगर केन के अंदर में शुगर कहाँ पे स्टोर्ड है? उसके स्टेम में स्टोर्ड होती है। जितनी भी शुगर होती है भाई, वो कहाँ पे स्टोर्ड रहती है? उसके स्टेम में स्टोर्ड रहती है। अगर हम शुगर केन में मान लो जिब्रेलिन्स डाल दें फील्ड में, आर्टिफिशियल जिब्रेलिन्स या फिर सिंथेटिक जिब्रेलिन्स डाल दें, तो क्या उसका इंटर नोड बड़ा बड़ा हो जाएगा? तो लेंथ भी बढ़ जाएगी। और लेंथ के अंदर जो शुगर कंटेंट है, क्योंकि शुगर कंटेंट यहीं पर होता है, शुगर कंटेंट कहाँ पे होता है? शुगर कंटेंट उसकी स्टेम में होता है। तो जितना शुगर कंटेंट है यहाँ पे, वो भी तो बढ़ेगा ना। तो क्या प्रोडक्शन बढ़ गया पूरा? हाँ, जो हमें चाहिए था, शुगर केन से हमें शुगर ही चाहिए रहती है, वो मटेरियल जो डिज़ायर्ड मटेरियल था वो भी तो इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जा सकता है शुगर केन फील्ड का। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जा सकता है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट डेटा दे रखा है 20 एकर्स पर 20 टन्स पर एकड़। तो हर एकड़ पे 20 टन इंक्रीज किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है यूजिंग द जिब्रेलिक एसिड सर। दूसरा फंक्शन हमने देख लिया, अगर कोई जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है, छोटा ही रह गया बेचारा, तो उसको भी जिब्रेलिन्स डाल करके इलोंगेट किया जा सकता है। सिर्फ स्टेम का इलोंगेशन नहीं करता ये, जैसा अगर हमने बताया, ये सिर्फ स्टेम का इलोंगेशन थोड़ी करता है, ये एक्चुअल में प्लांट के सेल का इलोंगेशन करता है। मतलब जैसे अगर बात करें प्लांट्स के, ये सेल हैं, तो ये प्लांट्स के सेल का क्या करता है? परमानेंट एनलार्जमेंट। ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एनलार्जमेंट तो ऑक्सीजन भी कर रहा था, बट ऑक्सीजन रिवर्सिबल एनलार्जमेंट कर रहा था भाई। वो एनलार्जमेंट कर रहा था, फिर जब सिग्नल खत्म, वापस से वो अपने उसी ढर्रे पे आ जाएगा। जिब्रेलिन्स ऐसा नहीं, जिब्रेलिन्स परमानेंट इलोंगेशन कर रहा है, परमानेंट एनलार्जमेंट कर रहा है, सेल ग्रोथ करवा दे रहा है। एक बार सेल ग्रोथ हो गई, वापस से रिवर्स तो होती नहीं है, तो इसने लेंथ ही बढ़ा दी पूरी। तो ये परमानेंट सेल एनलार्जमेंट करवाता है। कौन? जिब्रेलिक एसिड को अगर आप डाल दोगे तो एनलार्जमेंट, उसकी वजह से लेंथ परमानेंट तौर पे आती है यहाँ पे, है ना। तो जैसा मैंने बताया कि सिर्फ स्टेम की लेंथ को थोड़ी बढ़ाता है ये, स्टेम के साथ में किसी भी प्लांट पार्ट की लेंथ को बढ़ा सकता है जो एरियल हो या शूट पे लगा हो। जैसे जो फ्रूट लेंथ है, हम उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। जो फ्रूट्स की लेंथ होती है, उसका शेप होता है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है यूजिंग जिब्रेलिन्स। जो ओरिजिनल सेब आते हैं वो ऐसे कुछ होते हैं, अगर देसी वगैरह तुम देखोगे तो वहाँ पे ये शेप जो होते हैं, या फिर जो एप्पल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इलोंगेट नहीं होते हैं। लेकिन अगर तुम मार्केट में जाओ, सुपर मार्केट वगैरह में, तो सेब कैसे आते हैं आजकल, या नाशपाती भी मान लो, हाँ, वो ऐसे रहते हैं कुछ, बिल्कुल ऐसे हैंड्स वाले सेब आते हैं, जो मतलब उनकी शेप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की गई है। ये इम्प्रूवमेंट कैसे किया गया है, या इलोंगेशन कैसे किया गया है इस फ्रूट के अंदर?
जिब्रेलिक एसिड डाल करके। तो जिब्रेलिक एसिड डाल करके तुम इसको भी इलोंगेट करवा सकते हो। नाशपाती भी आजकल देखी होगी तुमने, नॉर्मली नाशपाती कुछ इस तरह की रहती है, ऐसी, लेकिन आज के टाइम में नाशपाती कैसी आ रही है, बिल्कुल शेप जो उसका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रखा है। ठीक है, ये इलोंगेशन किसने करवाया है, जिब्रेलिक एसिड ने। तो इसको करवा करके हम फ्रूट का लेंथ या उसके एक्सेस के अलॉन्ग उसका इलोंगेशन करवा सकते हैं। ग्रेप्स के अंदर में ग्रेप्स की जो स्टॉक होती है, ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है, उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। जो ग्रेप्स की स्टॉक होती है, पहले ग्रेप्स कैसे आए होंगे, गोल गोल गोल, ये ग्रेप्स हैं ओरिजिनल ग्रेप्स। लेकिन आजकल ग्रेप्स कैसे आ रहे हैं, ये देखा ही होंगे तुमने, बहुत इलोंगेटेड ग्रेप्स आ रहे हैं। तो इनमें किस तरह से इलोंगेशन किया जा सकता है या इसकी स्टॉक को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यूजिंग जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड डाल करके हम इसकी स्टॉक का भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रूट के अंदर में अलग अलग तरह के फ्रूट को शेप को इम्प्रूव करना, स्टॉक को बढ़ाना, ये सारे काम भी किए जा सकते हैं। लेंथ को इम्प्रूव करने का ही एक और काम हमें नेचुरली भी दिखाई पड़ता है, जिसको बोलते हैं बोल्टिंग। जो स्पेसिफिक बोल्टिंग, जो प्लांट्स के अंदर में एक स्पेसिफिक टाइम पे इलोंगेशन होता है स्टेम का, उस स्पेसिफिक इलोंगेशन का नाम होता है बोल्टिंग। अब बोल्टिंग कब होती है, क्यों होती है, वो समझ में आना चाहिए। बोल्टिंग की ज़रूरत प्लांट को एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान ही पड़ती है, और ये बोल्टिंग हर एक प्लांट में देखने को नहीं मिलती। कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं में बोल्टिंग देखने को मिलती है। बोल्टिंग हमें दिखाई पड़ती है रोजेट हैबिट प्लांट्स के अंदर में, जिनका हैबिट कैसा होता है, रोजेट हैबिट। अब ये रोजेट हैबिट क्या है, हैबिट मतलब ग्रोथ पैटर्न। तो रोजेट ग्रोथ पैटर्न होता है कि अगर हमारा जो इंटर नोड है, प्लांट्स का जो इंटर नोड है वो बड़ा ही ना हो, प्लांट्स का जो इंटर नोड है वो इलोंगेट करे ही ना, सारे के सारे नोड्स एक जगह पर कंडेंस हो जाएं सॉइल के सरफेस पे ही, सारे के सारे नोड्स यहीं पे हैं, कोई इंटर नोड इलोंगेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे रूट है, और जितने भी लीव्स या फिर स्टेम ब्रांच बनेंगी वो इसी छोटे से सेक्शन में बनेंगी, क्योंकि यहीं से सारी की सारी ब्रांच निकलेंगी। ये सारी लीव्स या फिर सारे जो ब्रांचेस हैं वो यहीं पे लगी रहेंगी, ये पत्ते हैं, ये इस तरह के प्लांट को बोलते हैं रोजेट हैबिट प्लांट। मतलब यहाँ पे सारे के सारे पत्ते बिल्कुल सॉइल के पास रहेंगे, क्योंकि इंटर नोड बढ़ा ही नहीं, सारे नोड्स सॉइल के पास ही कंडेंस्ड हैं। पत्ता गोभी आपने देखा होगा, ये इसी का सबसे अच्छा एग्जांपल है, पत्ता गोभी, जिसमें एक छोटा सा स्टॉक होता है और उसमें बहुत सारे पत्ते ऐसे लगे रहते हैं और आपस में क्लस्टर्ड रहते हैं। तो वो भी तो यही है ना, रोजेट हैबिट। एलोवेरा आपने देखा होगा, एलोवेरा वो भी रोजेट हैबिट है। पत्ता गोभी देखी होगी, वो भी रोजेट हैबिट है, और भी बहुत सारे कैबेज वगैरह रोजेट हैबिट के होते हैं। अब रोजेट हैबिट में प्रॉब्लम क्या आती है, रोजेट हैबिट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो उसका लीफ है, स्टेम है, रूट है, जब तक ये ग्रो कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेजिटेटिव फेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे भी ये लीफ है, ये स्टेम है, ये रूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेजिटेटिव फेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है या फिर जब फ्लावरिंग फेज स्टार्ट होता है। ठीक है, जब फ्लावरिंग फेज स्टार्ट होगा, जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा, तब प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि फ्लावर का एक नेचर होता है कि फ्लावर ना हमेशा अट्रैक्ट करना चाहिए इंसेक्ट्स को। अब मान लो फ्लावर यहाँ पे ग्रो कर रहा है, इतना कंडेंस्ड रीजन में अगर फ्लावर ग्रो कर रहा है, यहाँ पे ग्रो कर रहा है, इतने कंडेंस्ड रीजन में ये और भी ज़्यादा और बना लो, मान लो ऐसा है, तो क्या इतने कंडेंस्ड रीजन में कोई इंसेक्ट फ्लावर पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। वही सिंपल सी चीज़ नहीं आ पाएगा, कंडेंस्ड है वो, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, उसका फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसको रोकने के लिए वो क्या करता है भाई, कंडेंस्ड, भले से वेजिटेटिव ग्रोथ हमने कंडेंस्ड कराई है, बट अगर फ्लावरिंग करवानी है तो फ्लावरिंग ऊपर होनी चाहिए। फ्लावरिंग के लिए हम एक लंबी सी स्टॉक बनाएंगे और उस स्टॉक के ऊपर फ्लावरिंग करेंगे। तो ऐसे प्लांट में जब रिप्रोडक्टिव फेज आना होता है,
रिप्रोडक्टिव फेज जब स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे जस्ट पहले, रिप्रोडक्टिव फेज या फ्लावरिंग फेज से जस्ट पहले ये क्या करता है, अपने अंदर में स्टेम का इलोंगेशन करता है बहुत ज़्यादा। अपने अंदर में एक स्टेम या रिप्रोडक्टिव स्टेम बहुत ज़्यादा इलोंगेट करता है। जैसे यहाँ पे बना लो इसको, यहाँ पे मान लो पत्ते गोभी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रो फ्लावर आने से पहले एक स्टेम क्या करेगी, बहुत ज़्यादा इलोंगेट करेगी ऐसे, और इसके ऊपर फ्लावर आएगा, इसके ऊपर फ्लावर आएगा। तो फ्लावरिंग से जस्ट पहले उसने अपना इंटरनोड क्या किया, अपना स्टेम क्या किया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया, और उस जो इलोंगेटेड स्टेम है वहाँ पर फ्लावर डेवलप करते हैं। इससे फ़ायदा क्या हो गया कि फ्लावर फिर से एक्सपोज हो गया, बाहर निकला हुआ है, और जब फ्लावर बाहर निकला हुआ है तो ईजिली यहाँ पे इंसेक्ट्स आ जाएंगे, पॉलिनेशन हो पाएगा। इसी तरह के प्रोसेस को बोलते हैं बोल्टिंग, जो रिप्रोडक्शन से जस्ट पहले स्टेम का इलोंगेशन होता है, रिप्रोडक्शन से जस्ट पहले स्टेम का जो इलोंगेशन होता है, इसी प्रोसेस को बुलाया जाता है बोल्टिंग। और बोल्टिंग हर प्लांट में नहीं मिलती, सिर्फ रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स में मिलेगी, बाकी में तो स्टेम वैसे ही इलोंगेटेड रहती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ जो रोजेट हैबिट वाले होते हैं उनके रिप्रोडक्शन से फेज से जस्ट पहले ये होना होता है। ये भी इलोंगेशन का टाइम आ गया। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, लेंथ के अलावा एक और ये इम्पोर्टेंट काम करवाता है, जिसका नाम है सीड जर्मिनेशन। अब ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से नहीं दिया, लेकिन जिब्रेलिन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करना। जिब्रेलिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है एक सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करना। अब सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, जर्मिनेशन के लेवल पर अगर हम बात करें तो उसको थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो इसका फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। देखो, जो सीड होता है ना, उसके अंदर में हमारा एम्ब्रियो प्रेजेंट है। कैसा एम्ब्रियो? अभी इनएक्टिव फॉर्म में, अभी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, अभी वो डोरमेंट पीरियड में पड़ा हुआ है। एम्ब्रियो के अलावा सीड के पास बहुत सारा स्टोर्ड फूड होता है। यहाँ पे बहुत सारा क्या होगा, स्टोर्ड फूड, जो इसको मदद करेगा जर्मिनेशन के टाइम पे। जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जर्मिनेशन के टाइम पर बहुत सारी एनर्जी लगती है, तो उस टाइम पर ये जो जितनी भी एनर्जी है वो इसको यहीं से मिलने वाली है। ये जो स्टोर्ड फूड है, हमेशा याद रखो, कभी भी फूड को स्टोर करना होता है ना तो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड बनाया जाता है, और उसकी फॉर्म में हम स्टोर करते हैं किसी भी फूड मॉलिक्यूल को। तो स्टोर्ड फूड हमेशा कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड, पॉलीमर्स होते हैं, बड़े बड़े पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया। उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है स्टार्च। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड जो प्लांट्स में स्टोर्ड होता है वो होता है स्टार्च। शुगर, वो भी पॉलीसैकेराइड, नॉर्मल शुगर नहीं, या मोनोसैकेराइड नहीं, पॉलीसैकेराइड। फैट या फिर ऑयल, फैट और ऑयल भी तो स्टोर होता है ना ऑयल सीड्स में। हाँ, तो इन सब कॉम्प्लेक्स फूड की फॉर्म में यहाँ पर फूड स्टोर्ड है। पर क्या ये फूड डायरेक्टली प्लांट्स यूज कर सकते हैं, इनको तोड़ करके एनर्जी ड्राइव कर सकते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी इनको तोड़कर डायरेक्टली एनर्जी निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो जर्मिनेशन करने से पहले, जब जर्मिनेशन कब होगा, जब फेवरेबल टाइम आएगा। मान लो कि अभी तक फेवरेबल टाइम नहीं था, अब फेवरेबल टाइम आने वाला है। तो अगर फेवरेबल टाइम आने वाला है और ये प्लांट को पता लग गया कि फेवरेबल टाइम धीरे धीरे आ रहा है, तो वो पहले जर्मिनेशन से भी बहुत पहले क्या करता है, अपना जितना भी फूड है, इस सारे कॉम्प्लेक्स फूड को धीरे धीरे तोड़ के उसको कन्वर्ट करेगा सिंपल फूड में। डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, तो जर्मिनेशन से पहले इसको तोड़ के किस में कन्वर्ट करना है, इसको सिंपल फूड में, सिंपल शुगर में। मतलब यहाँ पे सिंपल शुगर, ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट करो, इसमें सिंपल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करो, इसको भी तोड़ के कन्वर्ट करो सिंपल फूड में। ये सारे क्या है, सिंपल फूड। तो जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड है पहले उसको तोड़ के किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल फूड में। अब सिंपल फूड में खुद से कोई मॉलिक्यूल टूटता नहीं है, उसके लिए क्या देना पड़ेगा, हमें एंजाइम बनाना पड़ेगा। हमें सीड के अंदर में क्या बनवाना पड़ेगा, बहुत सारे एंजाइम बनवाने पड़ेंगे। जैसे कौन कौन से एंजाइम बनवाने पड़ेंगे,
स्टार्च को तोड़ने के लिए अल्फा अमाइलेज बनवाना पड़ेगा भाई। अल्फा अमाइलेज आएगा तभी वो अल्फा बॉन्ड्स को तोड़ता है, जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में, उसको तोड़ता है। तो अल्फा अमाइलेज चाहिए। प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज चाहिए। लिपिड को, ऑयल को तोड़ने के लिए लाइपेज चाहिए। ये सब चाहिए हमें। ये क्या है? एंजाइम है। पर ये एंजाइम को बनवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा लेता है। प्लांट्स के अंदर में जिब्रेलिक एसिड की कंसंट्रेशन जर्मिनेशन होने से पहले बढ़ने लगती है, और जैसे ही जिब्रेलिक एसिड बढ़ता है वो एंजाइम का सिंथेसिस करवाना प्रमोट करवा देता है। हर तरह का एंजाइम, अल्फा माइलेज बढ़वा देगा, प्रोटीएज बढ़वा देगा, लाइपेज बढ़वा देगा, और ये सारे एंजाइम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ तोड़ के सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हुए रहेंगे। एक बार जब ये सारा फूड सिंपल फूड में आ जाता है, उसके बाद सीड इजीली उनको यूज़ करके एनर्जी निकाल सकता है, और एनर्जी निकाल करके जर्मिनेशन परफॉर्म कर सकता है। तो हमारा जो एम्ब्रियो है वो ईजिली जर्मिनेट कर जाएगा, शूट रूट बना देगा। तो सीड जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अगर हार्मोन बोलोगे सीड जर्मिनेशन का तो वो जिब्रेलिक एसिड है। इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन एनसीईआरटी ने कैसे छोड़ दिया वो समझ में भी नहीं आता है। तो जिब्रेलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सीड जर्मिनेशन। अब ये सेम जो काम है ना, उसको हम अपने लिए बेनिफिट के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ये जो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ करके सिंपल फूड जो बना रहा है, इस प्रोसेस को हम इंडस्ट्री लेवल पर अपने बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखो क्या सीड का इस्तेमाल बीवरेज बनाने में या अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में किया जाता है? पता होगा आपको। डिफरेंट टाइप के जो बीज होते हैं उनका इस्तेमाल हम अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने का सिंपल सा मतलब है कि जो शुगर मॉलिक्यूल है, जो सिंपल फूड है, उसको हम ईस्ट की मदद से फर्मेंट करते हैं। ईस्ट की मदद से उसको डाइजेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं, बस इतना समझ लो, और अल्कोहल बनता है। तो सिंपल शुगर को तोड़ोगे, ईस्ट की मदद से फर्मेंट करोगे, और फर्मेंट करके क्या बनेगा? अल्कोहल। सीड क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि सीड के पास में बहुत हाई क्वांटिटी में शुगर प्रेजेंट होता है। पर दिक्कत यह है कि सीड के पास जितना भी शुगर है वो कॉम्प्लेक्स स्टार्च की फॉर्म में है। सिंपल फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन हमें तो जो ईस्ट काम करता है वो सिंपल शुगर पे करता है। नॉर्मल शुगर पे वो कर नहीं पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले जो यंग सीड आता है, यानी कि जो पहले फैक्ट्री में सीड पहुंचा, मान लो खेतों से सीड पहुंचा फैक्ट्री में, तो क्या डायरेक्टली उसको फर्मेंट करवाना स्टार्ट करते? कभी भी स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। बीवरेज बनेगा ही नहीं, अल्कोहल बनेगा ही नहीं। तो पहले इसको हमें क्या करना पड़ता है? माल्टिंग प्रोसेस कराना पड़ता है। एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं माल्टिंग। माल्टिंग के दौरान हम क्या करेंगे? इसके अंदर ऐसी कंडीशन इंड्यूस करेंगे कि सीड को लगे कि जर्मिनेशन का टाइम आ गया। क्या करेंगे? सीड को क्या लगे? जर्मिनेशन का टाइम आ गया। जैसे ही सीड को लगा जर्मिनेशन का टाइम आ गया, सीड क्या करेगा? अपने अंदर जितना भी स्टार्च है, जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको किस में कन्वर्ट कर लेगा? सिंपल शुगर में। और जैसे ही इसने सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया, जर्मिनेशन का टाइम तो आया नहीं था, हम इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे? फर्मेंटेशन कर देंगे ईस्ट की मदद से, और ये अल्कोहल बन जाएगा। इसी को बोलते हैं माल्टिंग। पर जो माल्टिंग है वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसमें तुम्हें सीड को भिगोना पड़ता है, फिर उनको ऑक्सीजन रिच एयर में पास कराना होता है। इसमें कई हफ्ते तक लग जाते हैं, तब जाकर के सीड विश्वास करता है कि भाई जर्मिनेशन का टाइम आया है। माल्टिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और ये जो अल्कोहल प्रोडक्शन है इसको स्लो डाउन करता है। तो माल्टिंग को तेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, माल्टिंग का या सीड जर्मिनेशन के टाइम जब अल्टीमेटली होगा क्या? जब सीड को पता लगा जर्मिनेशन का टाइम आ गया, तो वो जिब्रेलिक एसिड बनाएगा अपने अंदर, और फिर चीज़ों को तोड़ेगा। हम अगर इस माल्टिंग प्रोसेस में प्लांट्स के अंदर एडिशनली जिब्रेलिक एसिड डाल दें, आर्टिफिशियली जो जिब्रेलिक एसिड है उसको छिड़क दें उनके ऊपर, तो क्या ये माल्टिंग प्रोसेस बहुत तेज नहीं हो जाएगा? बहुत फास्ट नहीं हो जाएगा? इसका टाइम पीरियड जो अभी तक एक हफ्तों में या हफ्तों भर में हो रहा था, वो हमें एक दिन में 10 घंटे 12 घंटे में होकर के दे देगा। तो माल्टिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा, जिससे ये वाला जो स्टेप है जिसमें बहुत सारा टाइम लग रहा था, वो स्लो, मतलब वो कट डाउन हो जाएगा। टाइम क्या होगा? कट डाउन हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्टली क्या करना है? फर्मेंटेशन, अल्कोहल मिलेगा। तो बीवरेज प्रोडक्शन को फास्ट करने में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस को तेज करने में
GA3 का इस्तेमाल किया जाता है या फिर जिबरेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी इसका एक काम है। तो दो काम हो गए, इलोंगेशन ऑफ एक्सेस, सीड जर्मिनेशन, और तीसरा काम है वेजिटेटिव फेज को जल्दी कंप्लीट कराना। जो भी वेजिटेटिव फेज होता है प्लांट का, उसको जल्दी कंप्लीशन कराना, उसको फास्ट कंप्लीशन कराना। जैसा हमने बताया था तुम्हें कि प्लांट, जितने भी प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स या हायर प्लांट्स जितने भी होते हैं, जिम्नोस्पर्म भी, वो दो फेज में कंप्लीट करता है अपनी लाइफ साइकिल, एक वेजिटेटिव फेज और एक रिप्रोडक्टिव फेज। दो फेज में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, एक वेजिटेटिव फेज और एक उसके बाद रिप्रोडक्टिव या फ्लावरिंग फेज। जब तक वेजिटेटिव फेज है उस टाइम तक ना तो ये फ्रूट बनाएंगे, ना ये फ्लावर बनाएंगे, ना ये सीड बनाएंगे। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद में सब कुछ बनाएंगे, सीड बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। अब मान लो कोई ऐसा प्लांट है, और ज़्यादातर प्लांट्स में जो यूजफुल पार्ट होता है हमारे लिए वो या तो सीड होता है या तो फ्रूट होता है ना। दो ही चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना प्लांट की इकोनॉमिकल बेसिस पे। अगर हम बात करें तो या तो वो फ्रूट होगा या तो वो सीड होगा। लेकिन वेजिटेटिव फेज तो बहुत लंबा होता है, कुछ प्लांट्स में ये 10-10 साल तक का होता है, 5 साल 10 साल तक का होता है, बहुत लंबा होता है। तो जो जिब्रेलिक एसिड है ना, वो क्या कर सकता है, इस वेजिटेटिव फेज को जल्दी कंप्लीट करा सकता है। जो 10 साल में हो रहा था वो कम सालों में हो जाएगा, इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करा सकता है। पर्टिकुलरली ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर इकोनॉमिकल वैल्यू के सीड या फ्रूट बनते हो, जिनको हमें इकोनॉमिक वैल्यू के सीड और फ्रूट बनते हो, और जिनका वेजिटेटिव फेज कंपैरेटिवली लंबा हो, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर होता है कॉनिफर। कॉनिफर का सीड यूजफुल होता है, बहुत यूजफुल होता है। बट जिम्नोस्पर्म का जो वेजिटेटिव फेज है ना, वो और ज़्यादा लंबा होता है। जिम्नोस्पर्म्स बहुत समय तक वेजिटेटिव फेज में ही रहते हैं। तो जो इकोनॉमिकल सीड है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी पहले हमें उस प्लांट को पूरा वेजिटेटिव फेज देना पड़ता था, टाइम बहुत लगता था। तो अगर हम जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करें तो क्या ये टाइम छोटा हो सकता है, वेजिटेटिव फेज जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और वेजिटेटिव फेज अगर जल्दी कंप्लीट होगा तो क्या स्टार्टिंग हो सकती है रिप्रोडक्टिव फेज की, हमें डायरेक्टली सीड मिल सकता है। तो ये भी काम करवाता है कि वेजिटेटिव फेज को जल्दी कंप्लीट करवाओ और रिप्रोडक्टिव फेज को स्टार्ट करवाओ। ये भी किसका काम है, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, अब चौथे काम पर चलते हैं इसके, जो कि है डिले इन सेनेसेंस। जो बुढ़ापा है, जो सेनेसेंस एज है, ओल्ड एज है प्लांट्स के अंदर में, उसको डिले करके रखो, उसको रोक के रखो। जल्दी से ओल्ड एज नहीं आनी चाहिए प्लांट्स में। अब सेनेसेंस रोकने का फ़ायदा क्या होगा, हमें कैसे फ़ायदा मिल सकता है। प्लांट्स में तो ठीक है, वो सेनेसेंस को रोकता है, चीज़ों को ग्रो करने नहीं देता। जैसे मान लो तुम फ्रूट उगाते हो, फिर से मान लो कोई भी फ्रूट, मान लो फार्मर हो तुम फ्रूट के। जब एक बार फ्रूट पक जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, फ्रूट को तोड़ना पड़ता है और फ्रूट को बेचना होता है। पर दिक्कत ये है कि फ्रूट्स की जो लाइफ स्पैन होती है ना, एक बार प्लांट से टूटने के बाद में वो ज़्यादा नहीं बचती। दो ही कंडीशन है, या तो उसको सारा बेच दो थोड़े टाइम में, या फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में ले जाकर रखो। कोल्ड स्टोरेज बहुत महंगा होता है, उनमें स्टोरेज करने के लिए आपको हर दिन का या हर हफ्ते का कुछ प्राइस देना पड़ता है। बहुत अच्छा खासा प्राइस होता है कोल्ड स्टोरेज का। गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज में भी प्राइस अच्छा खासा होता है, खैर कम होता है पर भी होता है। तो अगर फार्मर जाकर के, सारा तो बिकेगा नहीं कुछ टाइम में, और सारा कैसे भाई बिकेगा ही कैसे, ऑब्वियसली ना, 2 दिन में कोई सारे फ्रूट्स कैसे बिक सकते हैं। तो वो कहाँ ले जाते हैं, वो ले जाते हैं जाकर के कोल्ड स्टोरेज में, पर महंगा पड़ रहा है। और अगर उन्होंने होलसेल मार्केट में बेच दिया तो वो तो कोई भी प्राइस नहीं लेते, मंडी में ले जाकर के। तभी तो फार्मर की दिक्कत होती है ना। फार्मर क्या है, अपना सारा स्टोर कर नहीं सकता वो खुद, या तो स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में ले जाए, वहाँ भी पैसा लग रहा है। अगर मंडी में देगा तो वो कुछ पैसा देगा नहीं, वो सिंपल सा बहुत मिनिमल प्राइस में खरीद लेते हैं। 1 रुपये में 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो ऐसा सा खरीद लेते हैं, तो कोई फायदा नहीं हो उसको। तो यहाँ पे काम आता है कि अगर कोई ऐसा मेथड हो जिससे ये प्लांट के ऊपर ही लगे रहें फ्रूट, और ख़राब भी ना हो, उनकी ओल्ड एज भी ना आए और वो लगे भी रहें, तो उससे क्या होगा, फार्मर जितनी ज़रूरत है, मान लो आज उसको इतने फ्रूट्स बेचने हैं, उतना वो निकाल लेगा, इतना बेच आएगा, बाकी लगे रहने देगा। फिर इतने निकाल लेगा, इतने बेच देगा, इतने लगे रहने देगा। जब तक फ्रूट प्लांट्स पे लगा होता है, तब जब तक कोई भी चीज़ हमारे बॉडी ऑर्गन से जुड़ी रहती है, तब तक वो सड़ती नहीं है। जैसे हमारा हाथ, ये भी तो सड़ सकता है ना, बैक्टीरिया क्यों नहीं सड़ा रहा है इसको, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है वो एक्टिवली बैक्टीरिया के अगेंस्ट डिफेंस कर रहा है।
ऐसा नहीं बैक्टीरिया चाहता नहीं है इसको सड़ाना, बैक्टीरिया को तो मन है भाई पूरा सड़ा दो उसको, और क्यों नहीं सड़ा पा रहा, क्योंकि हमारा बॉडी उसको डिफेंड कर रहा है। इसी तरह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने आप को डिफेंड करता है अपने ऑर्गन्स को, लेकिन एक बार वो छूट गया फिर डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो अगर जिबरेलिन एसिड डाल करके सेनेसेंस को स्लो डाउन कर दिया जाए तो क्या फ्रूट्स को काफ़ी लंबे समय तक किसी प्लांट पर छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल। और अगर प्लांट्स पे छोड़ा जा सकता है तो मार्केट पीरियड को भी बढ़ाया जा सकता है। जो फ्रूट हमें ज़रूरी था कि 1 महीने में बेचना था या 10 दिन में बेचना था, उसको हमने 2-3 महीना एक्सटेंड कर दिया उस टाइम को, किसकी मदद से? जिबरेलिक एसिड मदद से। तो फ़ायदा हो गया। तो ये भी हमारा काम होता है जिबरेलिक एसिड का। तो ये सारे काम हमने पढ़े हैं जिबरेलिक एसिड।